नमस्कार, न्यूज मेकर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल चुके हैं और स्वर्ण पदक वाली टीम में शामिल थे, ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाली टीम में शामिल थे। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। श्री असलम शेर खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। आप जो राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस में है आजकल, तो वापस बीजेपी से कांग्रेस में आना कैसे हुआ आपका? देखिए, बीजेपी तो मैं प्रकाश जी बहुत थोड़े वक्त के लिए गया था और बहुत लेटली गया था, जब लीडरशिप की क्राइसिस थी। कांग्रेस में कोई लीडर नहीं थे, राजीव जी की डेथ हो गई थी, नरसिम्हा राव की सरकार हार गए थे और सोनिया जी ने कांग्रेस में उस वक्त तक वो आई नहीं थी। तो सीताराम केसरी के वक्त में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ख़ास तौर से और अडवाणी जी ने ये कहा कि हमें भी एक बार हुकूमत में आना है और अगर जब तक के मुसलमानों के का साथ नहीं होगा, कम से कम इस लेवल पे साथ हो कि हमें भी मौका मिलने दें, तो उन्होंने एक बात की थी कि जो हम लोग भी अच्छा करेंगे मुस्लिम्स के साथ और माइनॉरिटी के साथ। तो उस वक्त हमने कहा कि एक बार इनको देख लिया जाए और मैंने बीजेपी के लिए मैं कोई 8-10 महीने रहा। जब मैं गया, ये भी इत्तेफाक की बात है, जब मैं उनकी टीम से खेला तो उनको हुकूमत मिल गई 98। जी, आपने पिछले दिनों भोपाल के इकबाल मैदान में एक सम्मेलन किया था कांग्रेस का, और उसी दिन विदिशा में कांग्रेस का एक सम्मेलन था जिसमें करीब ऐसा दावा है कि 1 लाख लोग आए थे। तो लोग ये कहते हैं कि आपने समानांतर सम्मेलन किया, कांग्रेस में आप एक दूसरी कांग्रेस चला रहे हैं। देखिए, समानांतर तो हमने नहीं किया था। हमारा प्रोग्राम, हमने नवंबर में ये बात उठी थी जब हमारी एक कमेटी है, इम्पोर्टेंट कमेटी है समन्वय समिति, और जब समन्वय समिति की मीटिंग दिल्ली में हुई 24 नवंबर को, उस दिन जो वहाँ एक तरह से भेदभाव हुआ, वो भेदभाव मुझे बहुत बड़ी मुझे तकलीफ थी उस भेदभाव से, क्योंकि भेदभाव में कांग्रेस का ही नुकसान था कि कुछ लोगों को 6-7 लोग उठ के सोनिया जी से जनपद में मिलने गए और बाकी जो 6-7 बिलोंग टू द मुस्लिम, दलित, महिला, कमज़ोर वर्ग के लोग, आदिवासी, इनको 24 अकबर रोड में छोड़ा। उसके बाद जब मैं बाहर निकला और मीडिया से मैं मुखातिब हुआ, तो मैंने ये बात की कि देखिए, कांग्रेस जो हाल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में हो गया, वो हाल मध्य प्रदेश में भी हो जाएगा अगर आपने दलितों को, आदिवासियों को, कमज़ोर वर्ग के लोगों, मुसलमानों को साइडलाइन किया। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद हमें इसलिए इस काबिल नहीं समझा जाता कि हमारे पास कोई जनाधार नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारे साथ कोई ग्रुप नहीं है, तो मैंने वहीं वाव लिया था मीडिया के सामने कि मैं इनकी इस बात को स्वीकारता हूँ कि हमने कभी गुटबाजी नहीं की। और इसलिए नहीं की कि हमारी दयानतदारी और हमारी ईमानदारी ये है कि कांग्रेस हमें जो पद दे रही थी, जैसे हमें 2 बार लोकसभा का मैं सदस्य रहा, 5 बार मैं चुनाव लड़ा, संजय गांधी ने मुझे टिकट दिया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी, सब ने मुझे टिकट दिए। लेकिन हमारी नीयत में ये कभी नहीं आया कि हम कोई पैसा बना लें, हमारी नीयत में ये कभी नहीं आया कि हम अपना ग्रुप बना लें। हमने जो भी हुआ, जो भी पोजीशनें हमें दी गई, हमने कांग्रेस को वापस करा। अब अगर ये बात इस स्टेज में, इतनी लेट स्टेज में हमारे सामने रखी जाती है कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने ये कहा था कि नहीं, इंशाल्लाह इस कमी को भी हम दिखाएंगे कि हमारे साथ भी लोग हैं, हमारे साथ भी जनाधार है। पैरेलल अनफॉर्चुनेट है कि पीसीसी ने कर दिया। पीसीसी ने लेट होकर, फिर मतलब है ना, पैनिक रिएक्शन कह लो या लेट कह लो, कि उन्होंने विदिशा में भोपाल संभाग रख दिया। और शायद मैं समझता हूँ कि उनका ये होगा कि ये मीटिंग रुक जाएगी। मैंने कहा कि नहीं, ये मीटिंग हमारी, हमने 1 तारीख को इकबाल मैदान को बुक किया हुआ है और इनकी मीटिंग जाके कोई, इन्होंने शायद 7-8 को या 9 को डिक्लेयर करी कि हम संभाग करेंगे। तो मैंने इनसे यही कहा, मेरी बात हुई उनसे, कांतिलाल भूरिया जी से, मैंने कहा आप अब विदिशा संभालिए, हम भोपाल का मैदान संभालते हैं। और ये दोनों मीटिंगें होने, मतलब तकरीबन वो दोनों मीटिंग हुई। पीसीसी को भी मालूम था कि यहाँ भी मीटिंग हो रही है, वहाँ भी हो रही है। हमारे यहाँ कोई तकरीबन 2,500-3 हज़ार कार्यकर्ता समूचे मध्य प्रदेश के लोग आ रहे थे, और ख़ास तौर से दलित, कमज़ोर वर्ग और मुस्लिम समाज से बिलोंग कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। क्योंकि वही ताकत है, कार्यकर्ता ही ताकत है कांग्रेस पार्टी की।
यानी कोई मतभेद नहीं है, नहीं कोई जी, एक ही बात थी, एक ही बात थी। हाईकमान ने दोनों को परमिशन दी थी। या। पर उसका असर ऐसा जा रहा, प्रचारित ऐसा किया जा रहा है कि शायद आप अलग हैं, आप अलग कुनबा बना रहे हैं अपना कांग्रेस में। नहीं, कांग्रेस का मतलब मैं देखिए हमारे 4 लीडर हैं जी, जो एस्टेब्लिश लीडर हम पार्टी के कह सकते हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे, कमलनाथ जी वेटरन सीनियर कांग्रेस लीडर ऑफ मध्य प्रदेश, कैबिनेट मंत्री हैं, और ज्योतिराज सिंधिया जी सिंधिया परिवार से, उनका एक परिवार का जो कांग्रेस में रोल रहा है माधवराव सिंधिया जी के ज़माने से, और चौथे सुरेश पचौरी जी। अब ये 4 एस्टेब्लिश लीडर हैं और ये इसके अंदर ये मामला आ रहा है कि इससे इन लोगों की कोशिशों से हम लोगों ने पिछले चुनाव में इम्प्रूव तो किया, माइनॉरिटी की लीडरशिप को भी लाए बगैर दलितों में से आपने लीडरशिप को कांतिलाल लाए। भूला जी का नाम नहीं लिया इसमें? देखिए ये लोग लीडर नहीं है, एस्टेब्लिश लीडर 4 हैं जी ये पद पे हैं जी। और पद से अब इन्हें प्रूव करना है एक लीडरशिप के कितनी ट्राइबल सीटें कांग्रेस जीतती है। मतलब अब बड़ा ये ट्राइबल समाज से आते हैं जी। तो 47 से 48 सीटों में मतलब भाजपा से अगर ये साबित करेंगे तो इनकी भी लीडरशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी। इन चारों नेताओं ने अपने आप को साबित कर दिया है। आखिर ऐसा क्या कांग्रेस में किसी अल्पसंख्यक को, किसी मुस्लिम को बड़ा सम्मान, बड़ा पद नहीं मिल रहा है? इतना उपेक्षित क्यों हो रहा है? देखिए मुसलमानों के बीच में एक मसला ये था कि मुसलमानों ने अपनी चॉइस से कांग्रेस पार्टी को चुना हमेशा पूरे देश में, और मुसलमान वोट करता था, सपोर्ट करता था, और मुसलमान उम्मीद भी करता था कि कांग्रेस उनके लिए बेहतर करेगी। तो कांग्रेस को के सामने जब आपने क्लेम ही नहीं रखा, मुस्लिम की तरफ से कोई क्लेम नहीं गया लीडरशिप का, तो लीडरशिप क्यों मिलती? लीडरशिप तो जरूर मिलेगी जब जैसे मैं खिलाड़ी था, भाई मुझे इंडिया की टीम में सिलेक्शन होना है, तो मुझे उस लेवल की मेहनत करके उस सिलेक्शन कैंप तक जाना है, मुझे ट्रायल में मेरा नाम आना चाहिए। तो माइनॉरिटी की तरफ से अभी तक इस तरह का एफर्ट नहीं हुआ कि वो मेन स्ट्रीम के फर्स्ट 11 में आए। ऐसा क्योंकि कांग्रेस जिनको टिकट देती है उसमें मुस्लिमों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इंदौर नगर निगम के चुनाव में ही देखें, आप इंदौर आए, आप चयन समिति में थे, 3 नाम आपने चुने। एक शायद रफीक खान की पत्नी को चंदन नगर से आपने टिकट दिया था, फिर अनवर दस्तक को आपने जूना रेसारा से टिकट दिया था, अनवर कादरी जी को आप टिकट नहीं दिला पाए, निर्दलीय लड़े, जीत गए। तो इंदौर नगर निगम जैसों में यह हाल है कि अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिमों को, उनके मतदाताओं की संख्या के मान से टिकट नहीं मिल रहा। तो कांग्रेस में ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए कांग्रेस इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो अभी पिछला 2012 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ, मैं ये समझता हूं कि अगर माइनॉरिटीज के दिल में ये बात आ जाती कि कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है, तो ये सब इतना तमाशा करने की भी जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा एफर्ट करने की जरूरत नहीं थी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 100 सीट से स्टार्ट कर सकती है सिर्फ माइनॉरिटी की सपोर्ट पर। जी। अब ये मुझे नहीं आ रहा समझ में कि हारना पसंद कर रहे हैं लेकिन माइनॉरिटी को आगे लाना पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये हमेशा प्रचारित क्यों किया जाता है कि हमने अल्पसंख्यक को टिकट दिया है, हमने मुस्लिम को टिकट दिया है। भाई ना तो टिकट देना कोई मेहरबानी है, ना ही टिकट पाना कोई बड़ी उपलब्धि की बात है। इस देश के नागरिक हैं, वोटर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, टिकट मिल गया। तो ऐसा प्रचारित क्यों किया जाता है? देखिए मानसिकता का फर्क है, और मैं समझता हूँ यही मानसिकता से कांग्रेस इस देश के अंदर 140-150 लोकसभा की पार्टी होकर रह गई। जब ये मानसिकता इंदिरा जी तक और राजीव जी तक ये मानसिकता नहीं थी, और वो बहुत गंभीरता से इस बात को टैकल करते थे कि माइनॉरिटी, दलित और वीकर सेक्शन, आदिवासियों को भी लीडरशिप मिले, उनको भी सम्मान मिले, उनकी भी भागीदारी हो, तो हम 272 की कंफर्टेबल पार्टी थे हिंदुस्तान में, और स्टेटों में भी हम सरकार बना लेते थे। अब शायद इसी आशा से कांतिलाल जी भूरिया को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वो अब कई शक है, इनके पार्टी के ही नेताओं को शक है। अब मुझे नहीं मालूम क्या उसके पीछे है, चूंकि अल्टीमेटली प्रोगेटिव हाईकमांड का है कि हाईकमांड किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, किसको लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि हम लोग उन पे ही छोड़ते हैं। खासतौर से पार्टी के पीसीसी डेलीगेट ने पूरा एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके पीसीसी प्रेसिडेंट बनाने का हाईकमांड पे छोड़ा, और उन्होंने पहले पचौरी जी को भेजा, फिर पचौरी जी के बाद कांतिलाल जी को भेजा। तो ये उनका प्रोगेटिव है, और नेचुरल है कि उन्होंने बेस्ट सोचा होगा कि भाई ये मत इनको भेज के शायद आदिवासियों में अच्छा संदेश जाएगा, तो कोई हर्ज नहीं। मैंने भी बयान पढ़ा अखबार में आपका, आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित कर देना चाहिए, भावी मुख्यमंत्री के रूप में। क्या सोचकर आपने ये बयान दिया?
देखिए, मैंने ये बात रखी है कि हमारे पास 4 नेता हैं जो कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर रहे भी हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर रहे 2 बार, और आपके सुरेश पचौरी जी को पिछली बार पूरा मौका था, वो चीफ मिनिस्टर हो सकते थे, पार्टी पावर में आती, वो नहीं कामयाब हो पाए। और अब बचे हमारे पास अनटेस्टेड 2 लोग बचे हैं। एक है बहुत ही अनुभवी, बहुत ब्रिलियंट सीजन पॉलिटिशियन, इनॉर्मस उनके पास है ना रिसोर्सेज हैं, और उनको चुनाव का, सब किस्म के चुनाव का अनुभव है, जिनका नाम है कमलनाथ जी। कमलनाथ जी को भी अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को बहुत बहुत मजबूती मिल जाएगी। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जो मुझे लगता है, जैसे आप ही हम लोग देखते हैं जो अवार्ड मिलते हैं ना, एक क्रिटिक्स अवार्ड होता है, एक जूरी अवार्ड होता है जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं क्रिटिक अवार्ड के हैं। पब्लिक की चाहत है, पब्लिक ये चाहती है, आम कार्यकर्ता भी चाहता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अगर कांग्रेस प्रोजेक्ट करे तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराया जा सकता है उनका। तो ये दोनों हमारे पास हैं, और दोनों की क्षमता अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मजबूत है। आपको इतनी सारी जानकारियां कैसे मिलती जाती हैं, जबकि आपका इतना बड़ा कोई अलग से व्यक्तिगत आधार है जो हमारे पार्टी के आला नेताओं को समझ में नहीं आता? देखिए, आला नेता के डायनेमिक्स अलग होते हैं, आला नेताओं को की फंक्शनिंग बहुत अलग होती है, और ये भी पॉसिबल नहीं होता कि वो है ना आम आदमी के साथ पान ठेले के ऊपर, ऑटो रिक्शा में, नॉर्मल जिंदगी, ट्रेनों में जब जिंदगी गुजारना होती है, खेत खलियानों में बैठो तो गांव वालों से बातचीत, रोड पे खड़े होकर कोई आवाज़ दे के बुला ले तो वहाँ उनके साथ 2 मिनट खड़े हो जाना, पल्स यहाँ होती है, आवाम की पल्स ये है। क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और हम नॉर्मल, कभी हमें इवन हम हॉकी में स्टार बने तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और राजनीति में भी इतने पद पोजीशनों पे रहे, कभी गलतफहमी में नहीं रहे। हम नॉर्मल जिंदगी जीते, इसलिए हमें नॉर्मलिटी की आइडिया है। उनके सामने मसला ये होता है, उनकी डायनेमिक्स अलग होती है, और उनका वो तालमेल बहुत टफ होता है कि वो नॉर्मल नहीं रह सकते अगर वो ऊपर हैं। आपके भूरिया जी से कैसे संबंध है और महेश जोशी जी से कैसे संबंध है? देखिए, भूरिया जी में एक आपके इस न्यूज़ मेकर की जो आपका प्रोग्राम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांतिलाल भूरिया या अजय सिंह जो हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, इन दोनों के अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन से मुझे कोई वो नहीं है ना। मैं इनके इस बात के साथ हूँ कि साहब इनको हटाया जाए तो कांग्रेस होगी, नो। ये लोगों का रहना भी अपनी जगह रोल है, लेकिन अगर एज ए टीम का एक सदस्य होने के नाते टीम कैसे जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी को इस गिवन सिचुएशन में, जो हालात हमें मिले हुए, उसके अंदर मेरी एक नज़रिया है। महेश भाई बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने बहुत इस मध्य प्रदेश की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में नाम किया है, हमारे काफ़ी आदरणीय हैं। और हमारे लोगों के, जब हम राजनीति नहीं करते थे तो महेश जोशी और गुफरान आजम साहब यूथ कांग्रेस के संजय गांधी के ज़माने में बहुत बड़े लीडर होते थे, तो हम लोग इनकी बड़ी इज्जत करते थे, तो आज भी उनकी इज्जत है। अकबर अहमद डंपी आपके खास माने जाते हैं, या आप उनके खास है? दोनों में बहुत पट्टी है दिल्ली में गलियारों में। संजय गांधी के करीबी रहे हैं डंपी साहब भी, तो ये दोस्ती कैसे हुई आपकी डंपी साहब? मेरा ख्याल है दोस्ती तो कम है, मिजाज बहुत मिलता है, क्योंकि वो एक नवाबी किस्म के आदमी, गजब के शालीन आदमी, और हाँ, वो जिस फास्ट तरीके से, मतलब खुल के जो वो बातें कर सकते हैं वो करते हैं, और वो इस बात की किसी को परवाह नहीं करते, और वो कोई उनकी नज़र में ये मसला नहीं होता। हमारा, जैसे आपने कहा, हम शालीनता से बात करते हैं, लेकिन बात बिल्कुल साफ करते हैं, और ईमानदाराना बात यह है कि हम साफ बात करते हैं इसलिए कि वो वही सच्चाई है, तो उसमें कोई नुकसान और नफ़े का नहीं सोचना चाहिए, जो सही बात है उसको रखना चाहिए। आप हॉकी में रहे हैं, भारतीय हॉकी का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है, अभी तो खैर हमारा वर्तमान उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 1928 से 1956 तक 6 गोल्ड मेडल ओलंपिक में हमने लगातार जीते थे। आपके वक्त में 1 गोल्ड मेडल हमने जीता, कुल इसके अलावा कुल हम अब तक 8 गोल्ड मेडल, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं। इतना सब खेलने के बाद, इतनी वाहवाही, हम जैसे कई लोगों के आप हीरो हुआ करते थे, हम कहते थे शान से कि हमारे भोपाल के असलम शेर खान हैं जो ओलंपिक में गोल्ड लेके आए हैं, बड़ा फख्र होता था।
तब करोड़ों रुपए भी नहीं मिलते थे खिलाड़ियों को ओलंपिक में पदक लाने पे, आपको भी नहीं मिले करोड़ों रुपए। लेकिन उसके बाद फिर आपने किताब लिखी टू हेल विद द हॉकी। तो ये क्या है और क्या हुआ इस सब? देखिए, टाइटल जरूर टू हेल विद हॉकी ऐसा लगता है कि वो भी असलम शेर खान की इतना, जैसे आपने बताया कि मैंने 2 ओलंपिक गेम्स खेले जिसमें एक ब्रॉन्ज जीता, फिर वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता, मतलब वर्ल्ड कप जीता रादर, एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीते और कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल जीते। तो नेचुरल है कि ये बात सही है कि हमें इस बात की कभी मलाल नहीं रहा। हमने कहा हमेशा अपने हिंदुस्तान के लिए हॉकी खेली और हिंदुस्तान की इज्जत और अजमत के लिए हॉकी खेली। जैसे आपने कहा कि हमें उस वक्त कुल हमारी जो डाइट थी या जो हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता था वो मुश्किल से हमें 10-15 रुपये का डाइट पर डे की मिलती थी। पानी पी पी के हॉकी खेली और उसके पीछे यही था कि हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा रहे, हिंदुस्तान जीते, क्योंकि हॉकी पैशन था देश का। मतलब हर इंसान हॉकी को जीतता हुआ देखना चाहता। उस वक्त क्रिकेट का कोई ज़माना नहीं था, क्रिकेट का इतना पैशन नहीं था। तो नेचुरल है कि जब उसमें कमियां थी, जब हार के कारण सामने आए, तो मैंने जैसे आज बात कर रहा हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं पार्टी के लिए आप ज़्यादा बात करते हैं तो उससे जैसे बहुत मुश्किल होती है, तो इसी तरह से उस वक्त की इंडियन हॉकी फेडरेशन के लिए भी ये मुश्किल हो गया कि मैंने बोलना शुरू किया कि अगर आपने अभी करेक्ट नहीं किया, ये तकरीबन 80 के दशक की बात है और ख़ासतौर से शुरू में, कि अगर आपने ये ठीक नहीं किया तो एक बार हिंदुस्तान से हॉकी का नाम ख़त्म हो जाए। और वही हुआ, लोगों ने माना नहीं, इसके बजाय मुझे टीम से निकाला। मैं भी जहन बना ही चुका था कि मुझे 80 में मैंने फिर हॉकी से वो दे दिया, संन्यास ले लिया। और फिर एक किताब लिखी, आई ओपनर किताब है वो, कि एक तरह से आंखें खोल सकती थी उस ज़माने में, लेकिन यहाँ किसी को परवाह नहीं थी, उन्होंने बॉदर नहीं किया और गलतियों को सुधारा नहीं। और रिजल्ट ये कि आज हिंदुस्तान ओलंपिक से भी बाहर हुआ और पिछले ओलंपिक में हम 12वीं पोजीशन पे आए। ये कमजोरियों को करेक्ट नहीं करोगे तो आप वर्ल्ड से मुकाबला नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ हमसे बड़ी भारी गलतियां हुई? करप्ट सिस्टम को सुधार ही नहीं पाए। मतलब करप्ट सिस्टम को, मतलब जब यूरोपियन ने हॉकी को आर्टिफिशियल पे ले गया और वो उनके विकेट पे ले गए हम, मतलब उनकी पावरफुल पोजीशन में वो गए, तो वहाँ हमें गलतियां सुधार नहीं था और हमें भी प्रोफेशनल और डायनेमिक किस्म से हॉकी को लेना था। आर्टिफिशियल सरफेस कम से कम 20-25 इमीडिएटली बिछाना चाहिए थी। बच्चों को है ना, राइट फ्रॉम छोटे उससे उनको उसके ऊपर ट्रेनिंग होना थी। हम वही घास पे चलते रहे, वही फेडरेशनों के इलेक्शन होते रहे, वही करप्शन से इलेक्शन होते रहे और रिजल्ट ये हुआ कि हॉकी का बट्टा बैठ गया। जब आप मंत्री थे केंद्र में नरसिंह राव जी के जमाने में, तब बाबरी कांड हुआ था। आपकी क्या जिम्मेदारी थी? कैसे आपने उस संकट की घड़ी को गुजारा? कैसे आपने देश को संभाला? हाँ, ये बड़ा सवाल है और बहुत ही, अगर उस दौर से आप हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पार्टीशन जो हुआ था 47 में, और उस वक्त जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो फाड़ हुई थी और जो कैजुअल्टीज़ थी, जो दोनों मुल्कों के लिए जो एक भारी नुकसान था, और उसके बाद वो लेवल तो नहीं था, लेकिन बाबरी मस्जिद ने फिर इस पूरे बर्रे सगीर को, मतलब सब कॉन्टिनेंट को हिला के रख दिया था। और उस वक्त भारत को संभालना बहुत ज़रूरी था और उस वक्त सरकार के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देश के अंदर अराजकता ना फैले, उसको कंट्रोल करना। और अल्टीमेटली हम जानते हैं कैसी गुजरी हम लोगों पे, लेकिन हमने भारत के लिए जो भी कर सकते थे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और बहुत लेटली उन्होंने 95 में मुझे मिनिस्टर बनाया नरसिम्हा राव ने, और माइनॉरिटी अफेयर का ही जिम्मा दिया कि आप ही जाके थोड़ा माइनॉरिटी से बात करें। और हमने बहुत कोशिश की और उनके लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम भी चलाए, सब कोशिशें की, लेकिन कांग्रेस को उसका नतीजा भुगतना पड़ा बाबरी मस्जिद का, और कांग्रेस सरकार हार गई 96 में। असलम शेर खान साहब हमारे आगरा पर हमारे स्टूडियो आए, अपना व्यस्त कार्यक्रम में से आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई ये बड़े फख्र की बात है कि हम आपके साथ खड़े हैं और ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने ओलंपिक खेला, जिन्होंने केंद्र में मंत्री के पद संभाले, जिन्होंने लोकसभा में लाखों लोगों के लिए की लीडरशिप की, और आज भी एक सामान्य नागरिक की तरह बगैर लाग लपेट के दिल की बात कहने के लिए आप हमारे स्टूडियो पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।
हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।